वैदेही मैथ्स फंडामेंटल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक संक्रियाएं। आज हम लोग सीखेंगे मौलिक संक्रियाएं, गणितीय मौलिक संक्रियाएं क्या है। दोस्तों, जोड़ना अर्थात योग करना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना। दोस्तों, यही चारों हमारी गणितीय मूल संक्रियाएं, मौलिक संक्रियाएं कहलाती हैं। प्रश्न उठता है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, हम इनको मौलिक संक्रियाएं क्यों कहते हैं? दोस्तों, ये जो मौलिक शब्द है ये मूल शब्द से बना हुआ है। मौलिक शब्द मूल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जड़। जिसका अर्थ क्या होता है? जड़। दोस्तों, जैसे मूल शब्द का अर्थ होता है जड़, जैसे किसी वृक्ष की जड़ जितनी ज्यादा मजबूत होगी वह वृक्ष उतना ही ज्यादा फलदायी, उतना ही ज्यादा सुदृढ़ होगा। ठीक वैसे ही जिस भी विद्यार्थी की ये चारों मौलिक संक्रियाएं मजबूत होंगी वह विद्यार्थी गणित का उतना ही अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। अब वो जोड़, घटाना, गुणा और भाग चाहे साधारण संख्याओं का हो या भिन्नों का हो या दशमलव संख्याओं का हो या परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का, किसी भी प्रकार की संख्याओं का, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, यही चारों हमारी गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं, मूल संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं पर जितनी मजबूत पकड़ हमारी होगी, हम गणित में उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए इन चारों मौलिक संक्रियाओं में आज हम पहली मौलिक संक्रिया योग पर चर्चा करते हैं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि योग क्या है, जोड़ना क्या है और इसकी कितनी विधियां हैं। आइए दोस्तों, जोड़ की परिभाषा, जब किसी वस्तु या संख्या में एक या एक से अधिक समान प्रकार की वस्तुओं या संख्याओं को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं। जैसे दोस्तों, मेरे पास एक संख्या है 5, मैंने इस 5 में एक संख्या मिला दी 4, 5 में 4 मिलाने पर हमें प्राप्त हुआ 9। यही क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी। ये बात जान लीजिए कि जिन संख्याओं को जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने 5 और 4 को जोड़ा है, तो 5 और 4 को हम कहते हैं योज्य। क्या कहते हैं? योज्य। और अंग्रेजी में हम इस योज्य को एडेंड्स कहते हैं। योज्य संख्याओं को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है योगफल, और अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? सम। प्यारे दोस्तों, जिन संख्याओं को जोड़ा जाता है वह तो योज्य संख्याएं हो गई, जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वह योगफल हो गया। और ये चिन्ह, जिस चिन्ह का प्रयोग यहां पर किया गया है, हम इस चिन्ह को योजक चिन्ह या दूसरे शब्दों में हम इसे धन का चिन्ह भी कहते हैं। तो पहली बात तो आपने यहां पर यह सीख ली कि जब किसी वस्तु या संख्या में एक या एक से अधिक संख्याओं को, एक या एक से अधिक समान प्रकार की संख्याओं को मिलाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। जिन संख्याओं को जोड़ा जाता है वह संख्याएं योज्य संख्याएं होती हैं। जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह योगफल हो जाती है, और इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह या धन का चिन्ह कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां पर एक जो महत्वपूर्ण बात है वह आपको समझनी होगी कि यहां पर समान प्रकार की वस्तुओं को जोड़ने की बात की जा रही है। समान प्रकार की वस्तुओं को जोड़ने का क्या मतलब हुआ? जैसे दोस्तों, हम अगर आपसे कहें 3 सेब धन 4 सेब, इसको जोड़ करके बताइए योगफल क्या होगा, तो आप कह देंगे 3 सेब धन 4 सेब बराबर 7 सेब। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं पर एक प्रश्न होता 3 सेब धन 4 केले, 3 सेब धन 4 केले, और मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 सेब और 4 केले, अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 4 3 7,
7 के बाद आप क्या बताएंगे? 7 सेब या 7 केले, क्या कहेंगे आप दोस्तों? इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि जिन भी संख्याओं को जोड़ा जाए, यानी जो हमारी योज्य संख्याएं हों, उनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। हम समान प्रकार की संख्याओं और समान प्रकार की वस्तुओं को ही जोड़ सकते हैं, हम 3 सेब और 4 केले को नहीं जोड़ सकते। हाँ, एक बात है, यहीं पर यदि वो हमसे यह पूछ ले कि एक आदमी के पास, एक व्यक्ति के पास 3 सेब हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 4 केले हैं, बताइए कुल कितने फल हैं? कुल कितने फल हैं? तो प्यारे दोस्तों, यहां पर हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी जो यूनिट हो गई है, जो इनकी मात्रक हो गई है, वह फल हो गया है। अब सेब और केले इनके यूनिट नहीं है, तो हम 3 सेब और 4 केलों को जब फल के रूप में जोड़ेंगे तो हम कह देंगे कि अब उस व्यक्ति के पास कुल 7 फल हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह रही कि हम जब भी जोड़ेंगे समान प्रकार की संख्याओं या समान प्रकार की वस्तुओं को ही जोड़ेंगे। अब दोस्तों, आइए हम इस जोड़ पर, इस योग पर कुछ नियम हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, योग संक्रिया पर आधारित नियम। दोस्तों, योग की संक्रिया पर आधारित मुख्य नियमों में से यह 3 नियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे हमारा पहला नियम है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि जैसे आपको 2 संख्याएं जोड़नी हो, मान लीजिए आपको 3 में जोड़ना है 7, तो चाहे आप 3 में 7 जोड़ें या 7 में 3 जोड़ें, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप 3 में 7 जोड़ दें या 7 में 3 जोड़ दें, जो योगफल प्राप्त होगा वह दोनों क्या होंगे? समान होंगे। अर्थात जोड़ी जाने वाली संख्याओं के क्रमों को पलट देने पर योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। व्यापक रूप में दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं a और b हैं और हमें a और b को जोड़ना है, तो चाहे हम a में b जोड़ें या b में a जोड़ें, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नियम हमारा कहलाता है योग का क्रम विनिमय नियम। अच्छा तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने अपने दैनिक जीवन में 3 और 7 को जोड़ा होगा, तो क्या आप कहते हैं 3 7 10? जी नहीं, भले ही पहला क्रम 3 का है, फिर उसके बाद 7 का है, लेकिन जोड़ते समय आप यही कहते हैं 7 3 10। तो आपने क्या किया कि जो दिया हुआ क्रम था वो 3 धन 7 था, लेकिन उसको आपने बदल करके क्या जोड़ लिया? 7 धन 3 कर लिया। तो इसके बावजूद भी आपने देखा कि योगफल आपका क्या रहा? बराबर रहा। तो यही है योग का क्रम विनिमय नियम कि 2 संख्याएं यदि हमें जोड़नी है, तो चाहे पहली में दूसरी को जोड़ा जाए या दूसरी में पहली को जोड़ा जाए, हमारे योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नियम है हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। अच्छा भाई, अब दूसरी बात आती है योग का साहचर्य नियम। दोस्तों, योग का साहचर्य नियम क्या कहता है? योग के साहचर्य नियम का कहना है कि जैसे आपको 3 संख्याएं जोड़नी हो, मान लीजिए आपको 6 धन 5 धन 4, इन 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो दोस्तों योग का साहचर्य नियम कहता है कि 3 संख्याओं में से चाहे जिन 2 संख्याओं को पहले जोड़ करके फिर उसमें तीसरी संख्या को जोड़ा जाए, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे हम पहले 6 और 5 को जोड़कर फिर उसमें 4 को जोड़ दें, या हम 6 और 4 को जोड़कर फिर उसमें 5 जोड़ दें, या चाहे हम 5 और 4 को जोड़कर फिर उसमें 6 जोड़ दें, हमारे योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा योगफल पूर्ववत रहता है, अपरिवर्तित रह जाता है। यह है योग का साहचर्य नियम। यानी दोस्तों, साहचर्य नियम का फायदा क्या है? साहचर्य नियम की सहायता से हम अपनी इच्छा अनुसार संख्याओं को लेकर के, जैसे हम अगर 6 में 5 जोड़ते तो 6 5 11, फिर 11 में 4 जोड़ते तो 11 4 15, या थोड़ा सा जोड़ने में असुविधाजनक था, थोड़ा सा असुविधाजनक, लेकिन दोस्तों हम अगर यहीं पर 6 4 को पहले जोड़ लेते, 6 4 10, 10 5 15, ये ज्यादा सुविधाजनक हो गया। तो यही होता है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम एक बार फिर से
योग का साहचर्य नियम हमें बताता है कि यदि आपको 3 संख्याएं जोड़नी हो तो चाहे जिन 2 संख्याओं को साथ लेकर के, चाहे जिन 2 संख्याओं को पहले जोड़ करके फिर आप उसमें तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, योग का साहचर्य नियम मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। संक्षेप में लिखने के रूप में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि चाहे हम 6 और 5 को जोड़कर तब हम 4 जोड़ें, बात वही होगी जो 5 और 4 को जोड़कर फिर उसमें हम 6 को जोड़ें। चाहे हम जिन 2 संख्याओं को पहले जोड़ करके फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, योगफल हमारा अपरिवर्तित रहता है। यही है योग का साहचर्य नियम। दोस्तों, जाने या अनजाने में आप भी योग के साहचर्य नियम का प्रयोग करते ही रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ने के लिए दे दिया गया रहा हो तो आप 3 और 5 न जोड़ करके आप कहते होंगे 7 3 10, 10 5 15, यानी आपने क्रम जो दिया हुआ था वो 3 फिर 5 फिर 7 का था, लेकिन आपने सुविधा अनुसार क्या किया, पहले 3 और 7 को जोड़ लिया, फिर उसके बाद उसमें 5 को जोड़ना ज्यादा आसान समझा। तो यह जो हम विधि प्रयोग में लाते हैं, यह विधि है योग का साहचर्य नियम। यानी योग के साहचर्य नियम की सहायता से सुविधानुसार अंकों को, सुविधानुसार संख्याओं को लेकर के हम योगफल प्राप्त कर सकते हैं। यही है हमारा योग का साहचर्य नियम। फिर इसके बाद योग के साहचर्य नियम के बाद हमारा जो तीसरा नियम आता है वो आता है योगात्मक तत्समक अवयव। प्यारे दोस्तों, शून्य को हम योगात्मक तत्समक अवयव कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं? तत्समक का मतलब होता है वही प्राप्त हो जाए। कैसे वही प्राप्त हो जाए? योग करने पर, जोड़ने पर। अर्थात यदि किसी संख्या को हम शून्य में जोड़ दें, जैसे मान लीजिए शून्य में हम 6 को जोड़ दें, तो हम जानते हैं कि योगफल हमें 6 ही प्राप्त होगा, यानी वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो जोड़ी जाती है। यही कारण है कि शून्य को हम योगात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। अब दोस्तों, इन 3 नियमों पर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जरा यह देख लें आप। जैसे दोस्तों, ये क्वेश्चंस 9वीं में भी आते हैं, 10th में भी आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके कि यूपी टेट की परीक्षा में भी आ जाते हैं। जैसे एक ऑप्शन वो आपको दे देगा 4 धन 5 बराबर 5 धन 4। यह कथन किस नियम के आधार पर सत्य है? उसमें 4 ऑप्शन होंगे, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का साहचर्य नियम, निरसन नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीधा सा उसमें योग का क्रम विनिमय नियम इसी पर टिक कर देना होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर 4 और 5 को जोड़ा गया है, तो चाहे हम 4 में 5 को जोड़ें या 5 में 4 को जोड़ें, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो चारों ऑप्शंस में से हम योग के क्रम विनिमय नियम पर टिक कर देंगे। अच्छा, साहचर्य नियम, योग के साहचर्य नियम पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आ जाएगा 3 धन 5 धन 4 बराबर 4 धन 3 धन 5। आपसे वो पूछेगा कि दिया हुआ कथन किस नियम के आधार पर सत्य है। तो दोस्तों याद रहे, 3 संख्याएं देख करके, कोष्ठक देख करके आप ये मत कह दीजिएगा कि ये योग का साहचर्य नियम है। यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो 3 और 5 को पहले भी जोड़ा गया है, 3 और 5 को दूसरी बार भी एक साथ जोड़ा गया है। फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पर क्रमों की अदला बदली की गई है। जैसे यहां पर पहले 3 और 5 को जोड़ करके फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया है। यहां पर क्या किया गया है कि पहले 4 लिख करके फिर 3 धन 5 लिखा गया है, यानी एक तरीके से यह योग का क्रम विनिमय नियम ही हुआ। हम अगर इस पूरे कोष्ठक को मान लें A और 4 को मान लें B, तो A धन B बराबर हो जा रहा है B धन A के। तो यहां पर वही बात आ गई, योग का क्रम विनिमय नियम। तो साहचर्य नियम हमारा कैसे आएगा?
साहचर्य नियम हमारा ऐसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए 4 धन 7 धन 5 या 3 संख्याएं हैं, तो इन पर वो देगा कि 4 धन 7 धन 5 बराबर 4 धन 7 धन 5। अब आप इसको ध्यान से अगर देखें तो यहां पर आप पाएंगे कि इस कथन का मतलब हुआ कि चाहे इन 3 संख्याओं को अगर हमें जोड़ना है तो चाहे हम 4 और 7 को जोड़ करके फिर उसमें 5 जोड़ें, या 7 और 5 को जोड़ करके फिर उसमें 4 जोड़ें, हमारा योगफल अपरिवर्तित रहता है, हमारा योगफल एक समान रहता है, पूर्ववत रहता है। तो यह कथन किस नियम के आधार पर सत्य है? तो आप कहेंगे योग के साहचर्य नियम के आधार पर यह कथन सत्य है। योगात्मक तत्समक अवयव पर भी प्रश्न पूछा जाता है। हाई स्कूल में यह प्रश्न आया हुआ था, उसमें पूछा जाता है कि 6 धन 0 बराबर 6, यह किस नियम के आधार पर सत्य है? तो सीधी सी बात, चूंकि इसमें 0 को जोड़ा गया है और 0 को हम जानते हैं कि यह योगात्मक तत्समक अवयव है, तो आप लिख देंगे या ऑप्शन होगा तो उस पर टिक कर देंगे योगात्मक तत्समक अवयव। तो दोस्तों, योग की संक्रिया पर, जोड़ की संक्रिया पर, योग की मौलिक संक्रिया पर यह 3 मुख्य नियम थे। योग का क्रम विनिमय नियम, योग का साहचर्य नियम और योगात्मक तत्समक अवयव। अब दोस्तों, इन नियमों को सीख लेने के बाद अब हम सीखेंगे योग कैसे किया जाए, जोड़ने की कितनी विधियां हैं और क्या प्रक्रिया है। आइए दोस्तों, योगफल प्राप्त करने की विधियां, योगफल प्राप्त करने की जो मुख्य विधियां हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, योगफल प्राप्त करने की जो पहली विधि है वो हमारी है स्तंभ विधि, वो हमारी है स्तंभ विधि। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्तंभ विधि क्या है। दोस्तों, स्तंभ विधि में जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली प्रत्येक संख्या के प्रत्येक अंकों को, जोड़ी जाने वाली प्रत्येक संख्या के प्रत्येक अंकों को संगत स्तंभों के नीचे, संगत स्तंभों के नीचे लिख करके जोड़ लिया जाता है। यह विधि कहलाती है स्तंभ विधि। जैसे मान लीजिए आपको 4045 धन 304 धन 51, आपको ये तीनों संख्याएं जोड़नी है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 स्तंभ हैं। जो सबसे ज्यादा स्तंभों की संख्या है वो इस संख्या में है। वो स्तंभ हमारे कौन कौन से हैं? इकाई का स्तंभ, दहाई का स्तंभ, सैकड़े का स्तंभ और हजार का स्तंभ। तो दोस्तों, हमारा योग का साहचर्य नियम यह कहता है कि अगर हमें 3 संख्याएं जोड़नी है तो मर्जी हमारी, इन तीनों में से चाहे जिन 2 संख्याओं को हम पहले जोड़ लें, या हमारी सुविधा के ऊपर होगा। तो आइए हम पहले क्या लिख लेते हैं, 4045। अब दोस्तों, 4045 के बाद मर्जी मेरी, हम चाहे पहले 304 लिखें या 51 लिखें। ये हमारा योग का साहचर्य नियम हमें छूट प्रदान करता है। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए हमें 304 लिखना है, तो दोस्तों 304 लिखने के लिए जरूरी बात यही है कि चूंकि हम जानते हैं कि 4 कहाँ है इकाई के स्तंभ के नीचे, 0 कहाँ है दहाई के स्तंभ के नीचे, 3 कहाँ है सैकड़े के स्तंभ के नीचे। तो दोस्तों, मैंने आपको यह बताया था कि जोड़ी जाने वाली प्रत्येक संख्या के प्रत्येक अंकों को संगत स्तंभों के नीचे व्यवस्थित कर दिया जाता है। संगत स्तंभ का मतलब क्या हुआ कि इकाई का यह स्तंभ इस इकाई के स्तंभ के संगत है। तो हम इस 4 को कहाँ लिख देंगे? 5 के नीचे लिख देंगे, 0 को दहाई के नीचे लिख देंगे और 3 को सैकड़े के नीचे लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार 51 में भी चूंकि यह इकाई का स्तंभ है और यह दहाई का स्तंभ है, तो 1 को हम इकाई के नीचे लिख देते हैं और 5 को दहाई के नीचे लिख देते हैं धन के चिन्ह का प्रयोग करके, और इसको हम जोड़ लेते हैं। यह जोड़ने की विधि कहलाती है स्तंभ विधि। क्यों कहलाती है? क्योंकि हमने इन संख्याओं को स्तंभों के रूप में, खंभों के रूप में व्यवस्थित करके योगफल प्राप्त कर लिया। 5 4 9, 9 1 10 की 0, हासिल 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। किस नियम के आधार पर? योगात्मक तत्समक नियम के आधार पर। तो 4 1 5, 5 5 10, 10 की 0 और हासिल लग गए 1, 3 1 4 और यह 4 हमने उतार लिया। योगफल की यह विधि क्या कहलाती है? स्तंभ विधि। आइए दोस्तों,
योगफल की जो दूसरी विधि है हमारी, वह है स्थानीय मान विधि। योगफल की दूसरी विधि स्थानीय मान विधि। स्थानीय मान विधि हमारी क्या कहती है? जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको 52 में 45 जोड़ना है, 52 में 45 जोड़ना है, तो हमारी स्थानीय मान विधि कहती है कि हम स्तंभ विधि का प्रयोग न करके हम इन अंकों के स्थानीय मानों का प्रयोग करें। जैसे दोस्तों हम यहां पर जानते हैं कि 5 का स्थानीय मान कितना है? 50। धन 4 का स्थानीय मान कितना है? 40। हमने पहले 50 और 40 को जोड़ लिया, 50 40 90। इसमें हमने जोड़ दिया फिर उसके बाद 2 के स्थानीय मान को और 5 के स्थानीय मान को। दोस्तों 50 40 हो गया 90 और 5 2 हो गया 7। योगफल हमारा प्राप्त हो गया 97। दोस्तों ये तो मैंने लिख करके यहां पर हल किया, लेकिन स्थानीय मान विधि हमेशा मानसिक गणना को प्रोत्साहित करती है। स्थान योग फल प्राप्त करने की ये जो स्थानीय मान विधि है, ये मानसिक गणना को प्रोत्साहित करती है, यानी इसकी सहायता से हम मेंटल कैलकुलेशन बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। जैसे हमें 52 और 45 को जोड़ना था, तो 50 40 90 90 7 97 सीधा सा योगफल। एक उदाहरण और, जैसे मान लीजिए आपको 98 में जोड़ना है 45। दोस्तों हमने 9 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान यानी 90 और 40 130 हो गया, 90 40 130। 8 और 5 को जोड़ लिया, 8 और 5 को जोड़ने पर कितना आया? 13। दोस्तों इस 13 को हमने इसमें जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि 30 10 40 3 43 143 यानी 143, यही हमारा उत्तर हुआ। तो दोस्तों यह विधि जो है वो स्थानीय मान विधि है। स्थानीय मान विधि में ज्यादा कुछ नहीं, हम दिए गए अंकों के स्थानीय मानों को शीघ्रता से जोड़ करके अपना योगफल प्राप्त कर सकते हैं। जोड़ की यह विधि स्थानीय मान विधि कहलाती है। अब जो हमारी तीसरी विधि है वह है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि हमारी किस प्रकार लाभदायी है, आइए देखते हैं। योगफल प्राप्त करने की साहचर्य विधि। प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको हम जोड़ने को दे दें 498 + 52 + 2। अब दोस्तों दिया हुआ जो क्रम है संख्याओं का वो 498 हमें पहले जोड़ना चाहिए 52, फिर उसके बाद हमें जोड़ना चाहिए 2। लेकिन योग का साहचर्य नियम हमारा ये कहता है कि यदि आपको 498 और 2 को जोड़ने में सुविधा हो तो पहले 498 में 2 को ही जोड़ लीजिए। तो दोस्तों हम साहचर्य नियम के आधार पर यह जानते हैं कि अगर हम 498 और 2 को जोड़ लें पहले, तो योगफल जो हमारा होगा वो 500 हो जाएगा। 8 2 10 9 1 10 4 1 5, और इस 500 में 52 को जोड़ना बेहद ही आसान होगा। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर होगा वो 552 होगा। यदि दोस्तों इसी को हम स्तंभ विधि से जोड़ते तो ये ज्यादा समय को खर्च करने वाली विधि थी, लेकिन अगर इन संख्याओं को हमने साहचर्य विधि का प्रयोग करके जोड़ दिया तो हमने देखा कि कितनी ही आसानी से हमारा यह उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो साहचर्य विधि और कुछ नहीं, साहचर्य विधि केवल यह कहती है कि 3 या 3 से अधिक संख्याएं हों, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों, आपको उन्हें जोड़ना हो, योगफल प्राप्त करना हो, तो सुविधाजनक संख्याओं को लेकर के, सुविधाजनक संख्याओं का समूह बना करके पहले उनको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद फिर आप अपना योगफल प्राप्त कर लीजिए। जोड़ने के बाद जो शेष संख्याएं हों उनको जोड़ लीजिए। यह विधि हमारी है योगफल प्राप्त करने की साहचर्य विधि। साहचर्य विधि के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं योगफल प्राप्त करने की चौथी विधि, और चौथी विधि हमारी है योग व्यवकलन विधि। योग व्यवकलन विधि का क्या मतलब हुआ? जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको 23 में जोड़ना हो 25। हम जानते हैं कि 23 में 25 जोड़ना या तो हम स्तंभ विधि का प्रयोग करें या तो स्थानीय मान विधि भी यहां पर लागू हो सकती है, क्योंकि 20 20 40 और 8 48। लेकिन दोस्तों एक विधि योग व्यवकलन विधि है। योग व्यवकलन विधि हमारी यह कहती है कि संख्याओं में कुछ जोड़ दो और योगफल में जो आपने जोड़ रखा था उसी को घटा दो। योग माने होता है जोड़ना, व्यवकलन माने होता है घटाना। जैसे दोस्तों 23 को हम अगर मान लें थोड़ी देर के लिए 25, 23 में हमने 2 जोड़ करके क्या बना लिया? 25। 25 में हमने 25 जोड़ लिया क्योंकि ये जोड़ना आसान था। कितना उत्तर आया? 50। अब हमने जो 2 जोड़ रखा था पहले, वही 2 हमने 50 में से कम कर दिया, हमारा आ गया 48।
यही 48 इन दोनों संख्याओं का योगफल है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण और, 94 में आपको जोड़ना है 14। हम जानते हैं कि 94 6 100 होता है। हम अगर 94 में 6 जोड़ दिए, थोड़ी देर के लिए हमने 94 को क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो दोस्तों अगर 94 100 हो गया 6 जोड़ करके, तो 100 धन 14 बराबर 114। और इसमें हम क्या घटा दें, वही जो 6 हमने ज्यादा जोड़ रखा था। हम जानते हैं कि 14 में से अगर 6 घट जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, और यही हमारा उत्तर हुआ। हम इसको स्थानीय मान विधि से भी शीघ्रता से जोड़ सकते थे। 90 10 100 4 4 8 बराबर 108। तो दोस्तों कहीं पर हमें यह आवश्यकता हो ही जाती है कि दिए गए संख्याओं में पहले हम अपनी ओर से कुछ संख्याओं को जोड़ करके सुविधाजनक योगफल प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसमें जो हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ रखा था वही माइनस करके हम अपना योगफल प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि योग व्यवकलन विधि कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मेथड आपके सामने आ रहा है, और वो है योगफल प्राप्त करने की गुणन विधि। गुणन विधि हमारी क्या कहती है, जैसे मान लीजिए आपको इन संख्याओं का योगफल प्राप्त करना हो। दोस्तों गुणन विधि हमारी कहती है कि यदि कोई संख्या बार बार जोड़ी गई हो, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि 23 को 1 2 3 बार जोड़ा गया है, तो गुणन विधि हमारी कहती है कि अगर एक ही प्रकार की संख्या को कई बार जोड़ा गया हो, तो जितनी बार जोड़ा गया हो उस संख्या से उसी में गुणा कर दीजिए। जैसे 23 को जोड़ा गया है 3 बार, तो हमने 23 में गुणा कर दिया 3 से। फिर आगे हम क्या देख रहे हैं कि 45 को जोड़ा गया है 2 बार, तो 45 में हमने गुणा कर दिया 2 से। दोस्तों 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 45 दूना 90, और हमने 69 और 90 को जोड़ लिया। अब स्थानीय मान विधि का प्रयोग कीजिए। 90 60 90 60 150 और 9 159, यही हमारा हुआ योगफल इन संख्याओं को। अगर दोस्तों हम इसको स्तंभ विधि से जोड़ते तो ज्यादा समय लगता, किंतु योगफल प्राप्त करने की जो गुणन विधि है, इसकी सहायता से आपने देखा कि यह प्रश्न कितनी आसानी से हल हो गया। दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आपके सामने मैं ले आ रहा हूं, और वह है योगफल प्राप्त करने की वैदिक विधि। योगफल प्राप्त करने की वैदिक विधि। प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन वर्तते। जिस प्रकार से यथा शिखा मयूराणाम, मोरों के सिर पर जिस प्रकार से उनकी शिखाएं विराजमान है, नागानाम मणियो यथा, नागों के सिर पर नागमणियां शोभायमान होती हैं, तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, उसी प्रकार से सभी वेद वेदांगों और शास्त्रों में गणितम मूर्धन वर्तते, गणित का स्थान सर्वोपरि है। तो दोस्तों हम अपने शास्त्रीय विधि वैदिक विधि का प्रयोग करके आइए हम देखते हैं कि कितनी सरलता से, कितनी आसानी से वैदिक विधि की सहायता से हम योगफल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वैदिक विधि का एक लाभ मैं आपको और बता दूं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा भी हो, कक्षा तीसरी क्लास का बच्चा हो, तो वह भी वैदिक विधि की सहायता से योगफल के बड़े बड़े प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर सकता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वैदिक विधि को आप अच्छे से समझेंगे भी, और अपने घर में जो छोटे बच्चे होंगे उनको आप समझाने का प्रयास भी करेंगे। हाँ, शुरुआत में चूंकि यह आपके लिए नई विधि हो सकती है, यह नया मेथड हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। लेकिन विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से ही वर्धित होती है। थोड़े दिनों के ही अभ्यास में आप इस वैदिक विधि का प्रयोग करके योगफल, मानसिक मेंटल मैथमेटिक का प्रयोग करते हुए आप अपना योगफल प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों वैदिक विधि के साथ साथ हम आपको एक विधि यहां पर और समझाने जा रहे हैं, अंकीय योग, संख्याओं का अंकीय योग, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डिजिट सम। प्यारे दोस्तों, अंकीय योग या डिजिट सम, यह इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि आप इसके प्रयोग को देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे
कि कैसे अंकीय योग संकल्पना का प्रयोग करके, कैसे डिजिट सम का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े योग के उत्तर को आसानी से ढूंढ लेंगे यदि वो विकल्पों के रूप में हमारे सामने मौजूद हों तो। प्यारे दोस्तों, हम अपने योग के पार्ट 2 में आपको इन दोनों विधियों को बेहतर ढंग से समझाएंगे। तो मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण विधि वैदिक विधि और अंकीय योग डिजिट सम सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।